आप 3 की फैमिली है, आप हो, आपकी मिसेज़ हैं और एक आपके साथ बेबी है, तो उनके लिए सफिशिएंट होता है कि मुझे जो फंड करती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फंड करती है, और जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वो बेसिकली एक इंडस्ट्री फंड कर रही है। तो तो उन्होंने एक और ज़ूम मीटिंग अरेंज की जिसमें मैं था, मेरे सुपरवाइज़र थे, मेरे को-सुपरवाइज़र थे और उस कंपनी के आर-एन-डी के लोग थे। तो आपकी नॉमिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी सीवी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो कि हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते सीवी के अंदर जब हम बना रहे होते हैं पाकिस्तानी स्पेशली, तो उसमें जो है पैनल का इंटरव्यू हुआ। पैनल के इंटरव्यू में तकरीबन 7 से 8 लोग बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद नबी चैनल के साथ। आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर स्कॉलरशिप को कैसे सिक्योर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप फाइंड मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने स्कॉलरशिप फाइंड किया findapsd.com पर, और सेम एडवर्टाइजमेंट मुझे यूरेक्सिस.eu पर भी मिल गई थी। तो इन दो वेबसाइट्स के ज़रिए मैंने जो है स्कॉलरशिप फाइंड किया। अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप यूँ ट्रैक नहीं मिला, तो ये दो वेबसाइट्स मैंने यूज़ की स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने के लिए कि अगर तो कोई स्कॉलरशिप मेरी फ़ील्ड के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे स्कॉलरशिप्स तो मिले, लेकिन उसमें जो है मोस्टली जो फंडिंग थी वो मुझे नहीं मिली। तो मुझे उससे क्या एक्सपीरियंस मिला, मुझे वहाँ से सुपरवाइज़र और प्रोफेसर्स पता लग गए कि कौन कौन से हैं जो कि मेरी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि भाई मैं कोई ना कोई स्कॉलरशिप ढूंढूं। तो उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है कोई वेबसाइट पता होनी चाहिए जो कि फाइंड ए पीएचडी और यूरेक्सिस.eu के अलावा मेरे ख्याल नहीं कि कोई और अच्छी कोई वेबसाइट अवेलेबल है। दूसरा स्टेप ये था कि प्रोफेसर को अप्रोच किया करना। जब मुझे स्कॉलरशिप वहाँ नज़र आया, मुझे अपने फील्ड रिलेटेड एक रिसर्च टॉपिक नज़र आया और उसकी एडवर्टाइजमेंट वहाँ थी, तो मैंने उस प्रोफेसर को ईमेल की कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इस उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो काफ़ी दिन वो मसरूफ़ होंगे या छुट्टियों पर होंगे, तो उन्होंने काफ़ी दिन रिप्लाई नहीं किया। काफ़ी दिन के बाद जब उन्होंने रिप्लाई किया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये मैंने एडवर्टाइज़ की हुई है वेबसाइट्स पर, तो आप वहाँ से जाओ और अप्लाई कर दो। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी शेयर की कि ये मैंने एडवर्टाइज़ की हुई है, आप अप्लाई कर दो इस पर, तो जब आपकी आएगी एप्लीकेशन तो हम रिव्यू करेंगे। बहुत सी नॉर्मल सा और ठंडा सा जवाब उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनकी बात को रखते हुए मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह पे सारा कुछ जाके देखा। तो मैंने देखा कि एक और स्कॉलरशिप मतलब उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट थी, एक और प्रोजेक्ट था जो कि मेरी फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड था। तो मैंने उनसे दोबारा ईमेल की कि भाई मैं ज़्यादा जो है इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ। तो उन्होंने कहा गो अहेड, अप्लाई कर दो। मतलब वो ठंडे ही थे, यानी कि वो कहते हैं भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्ज़ी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दो। मतलब उनसे ये फीलिंग आ रही थी। तो मैंने उसके बाद उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने फिर उनको जो है एक रिसर्च प्रपोजल बनाकर भेजी। ये सारी बातें हैं जो प्रोफेसर को अप्रोच करने में आ जाती हैं। यानी कि आप जब प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हैं तो आपने ये शो भी करवाना है कि आप इंटरेस्टेड भी हैं और आपके अंदर कोई वर्थ भी है। तो जब मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, तो मैंने साथ साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टॉपिक था उसके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च प्रपोजल उन्हें बनाकर भेजी। जब रिसर्च प्रपोजल मैंने उन्हें बनाकर भेजी तो मैंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है इससे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। काइंडली आप मुझे बताएं कि अगर इसमें कोई और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई और चीज़ भी एक्सप्लेन करूं या ऐड करूं, तो आप मुझे गाइड कर दें। तो जब ये स्टेप उन्होंने देखा कि जब मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाकर भेजी, तो फिर उन्होंने जो है सीरियसली मुझे मैसेज किया कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफ़ी कम्पिटिटिव
प्रोजेक्ट होते हैं, इस पे जो फंडिंग होती है, और मोस्टली नॉन ईयू स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। तो आपने अप्लाई तो कर दिया है, हम एप्लीकेशन को रिव्यू भी करेंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये उनका रिप्लाई आया। लेकिन अगला स्टेप जो है कि स्कॉलरशिप फाइंड आउट करना, प्रॉपर स्कॉलरशिप फाइंड आउट करना, ये अगला स्टेप है। जब उनका मुझे ये रिप्लाई आया, लेकिन उनके आने से पहले पहले मैं यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स भी देख रहा था कि फॉर एग्जांपल ये फंडिंग, ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में आया हुआ था, जो मैं देख रहा था, जिसके मुताबिक मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी प्रोफेसर के साथ। तो मैंने फिर प्रोफेसर को मैसेज किया कि हम इस स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का अपना स्कॉलरशिप था। तो उसका प्रोसीजर ये था कि उसके लिए जो है आपको सुपरवाइज़र या प्रोफेसर आपका जो है नॉमिनेट करता है। यानी कि कैंडिडेट जो है वो सुपरवाइज़र या स्कूल का जो फैकल्टी है जिसके पास प्रोजेक्ट मौजूद है, वो उसको नॉमिनेट करता है। फिर कमेटी पूरी उसको एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और फिर एंड में जाके उसको स्कॉलरशिप देते हैं। वो स्कॉलरशिप क्या था, मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब मैंने उन्हें ये कहा कि लिंक के साथ भेजा कि मैं इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं हम, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपनी सीवी सेंड करो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। तो मैं पहले देखूं कि आपकी ये वर्थ भी है कि नहीं है कि हम इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, यानी कि मैं आपको नॉमिनेट करूं। यहाँ बात जो नोट करने वाली है कि मैंने जब पहली ईमेल की थी उसमें मैंने अपनी सीवी साथ अटैच करके भेजी थी, लेकिन अभी तक हमारी 7-8 ईमेल्स की जो है कन्वर्सेशन हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी सीवी नहीं देखी थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपनी सीवी सेंड करो। तो मैं चेक करता हूँ कि आपकी सीवी इस काबिल भी है कि नहीं कि हम आपको इस स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करें। जब मैंने अपनी सीवी उन्हें सेंड की, तो मेरी सीवी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग थी, मेरी काफ़ी सारी पब्लिकेशंस भी थी। तो फिर वो इंटरेस्ट में आ गए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली मीटिंग फिर हमारी जूम पर हुई। जूम पर उन्होंने जो है सारा मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये जो आपने काम किया था, ये इसमें आपने क्या किया था। तो सारी बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई करेंगे। तो जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर जो है हम आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास वो उम्मीद है कि जल्दी फंडिंग भी आ जाएगी, तो हम फिर जो है आपको मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने आपका नाम अपनी डायरी पे नोट कर लिया है, तो जैसे ही मेरे पास फंडिंग की कंफर्मेशन आएगी तो फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा। तो उस वक़्त जो था तकरीबन मेरे ख़्याल है जनवरी का स्टार्ट चल रहा था या फरवरी का था। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि मैं मंथ के एंड पर आपसे रब्ता करूँगा। तो जब जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, लेकिन उन्होंने जो है मंथ से पहले ही मुझसे जो है रब्ता किया कि भाई मेरे पास ये फंडिंग अवेलेबल है। फिर उन्होंने एक और ज़ूम मीटिंग का मुझे कहा कि हम मीटिंग करते हैं फंडिंग के मुताबिक। तो उन्होंने दोबारा मुझसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, इस चीज़ की फंडिंग अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, तो हम आगे चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने कहा स्कॉलरशिप अगर मिलेगा तो हम ज़रूर आ जाऊँगा मैं। तो उनसे गपशप चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये स्कॉलरशिप जो आप कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जो हम पहले स्कॉलरशिप देखते थे तो उसमें जो है बेसिकली मंथली या बताया होता था कि आपको मंथली इतना स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन यूरोप वगैरह में मोस्टली एनुअली बताते हैं कि एनुअली आपको इतना पे किया जाएगा। तो मुझे उसका जो है समझ नहीं आई, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये स्कॉलरशिप कितना होगा। तो उन्होंने जो है मुझे जो है कहा कि मुझे एक दिन दो, मैं जो है ऑफिस वगैरह से सारा पता करता हूँ, एडमिन वगैरह से, और फिर आपको बताऊँगा। तो अगला पॉइंट है कि स्कॉलरशिप कितना होता है। तो स्कॉलरशिप कितना होता है, अब इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। अगर तो आप यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और यूके यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है,
तो यूके यूनिवर्सिटी बेसिकली आपको यूके आरआई रेट के ऊपर स्कॉलरशिप देती है मिनिमम। अगर फंडिंग आपके पास कुछ और भी ज़्यादा है तो आपका स्कॉलरशिप बढ़ भी सकता है, लेकिन मिनिमम यूके आरआई रेट के ऊपर आपको वो स्टाइपेंड देगी। यूके आरआई रेट इस वक्त कितना चल रहा है आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो वो मतलब इजीली अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी 23 टू 24 ईयर के लिए एनुअली इतना है। अभी मेरे ख्याल अराउंड 16,600 समथिंग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 16,000 समथिंग है एनुअली जो आपको पे करते हैं, जो कि मंथली आपको बनते हैं तकरीबन 1550 समथिंग बनते हैं, यानी कि 1550 से ज़्यादा बनते हैं पाउंड, जो कि एक सिंगल बंदे के लिए और नॉर्मल फैमिली के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 3 की फैमिली है, आप हो, आपकी मिसेज़ हैं और एक आपके साथ बेबी है, तो उनके लिए सफिशेंट होता है कि आप यहाँ अपना गुजारा कर सकते हैं इतने पैसे में। कि क्या एक्सपेंस होता है यहाँ लिविंग का फैमिली के साथ, इसके ऊपर भी मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा। ये हमारा टॉपिक नहीं, आज बस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये जर्नी कि मैंने सिक्योर कैसे किया स्कॉलरशिप मैनचेस्टर में, ताकि आप भी इस तरह के स्टेप्स फॉलो करके अपने स्कॉलरशिप को सिक्योर किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस रेट के ऊपर वो हमें मिलता है। इसके अलावा हमें 1000 पाउंड जो है ट्रैवल अलाउंस मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जाना है या किसी और जगह, या स्टडी रिलेटेड आपका कोई काम है, प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई काम है। जिस तरह कि मेरा जो है जो मेरी पीएचडी बेसिकली मुझे जो फंड करती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फंड करती है, और जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं पीएचडी कर रहा हूँ वो बेसिकली एक इंडस्ट्री फंड कर रही है। तो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि भाई कई दफ़ा आपको फिर इंडस्ट्री जाके भी वीक में एक आध दिन या वीक में 2 दिन वहाँ काम करना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी इंडस्ट्री किसी और जगह है तो आप वहाँ भी ट्रैवल करोगे, तो वो ट्रैवल ज़ाहिर बात है आपने अपने पास से नहीं करना, तो आपने इसी फंडिंग के अंदर से ही करना होता है सारा कुछ। तो दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि स्टाइपेंड कितना होता है। अब जब स्टाइपेंड क्लियर हो गया, मैंने कहा ठीक है ये तो सफिशेंट है, हम गो अहेड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है शायद मैं जॉब ना कर पाऊँ, जब आपके साथ पीएचडी कर रहा हूँ बस बिज़ी हूँगा। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि भाई मुझे पता हो कि मैं कितना यहाँ अर्न करूँगा, ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ या फैमिली को अपनी साथ सपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, वैलिड बात थी आपकी। तो उन्होंने मुझे बाकायदा पता करके बताया और पूरी मेरी हेल्प की, पूरी मेरे सारे सवालों का बड़ा पोलाइटली जवाब दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया कि फंडिंग को सिक्योर करना था। उनके पास फंडिंग थी, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरा प्रोजेक्ट एक कंपनी फंडिंग है, फंडेड है। तो फिर हमारी मीटिंग हुई उस कंपनी के साथ। तो उन्होंने एक और जूम मीटिंग अरेंज की जिसमें मैं था, मेरे सुपरवाइज़र थे, मेरे को सुपरवाइज़र थे और उस कंपनी के R&D के लोग थे। तो उनको मैंने अपना प्रीवियस वर्क शो करवाया, प्रेजेंटेशन दी कि ये मेरा प्रीवियस वर्क था और इस चीज़ के ऊपर मैंने काम किया था। उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पीएचडी से, उन्होंने वो चीज़ एक्सप्लेन की। उनके पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें रिसर्च करनी है। तो ये उनसे डिस्कशन हुई, तो उन्होंने भी मुझे फाइनलाइज़ किया फिर। उसके बाद फिर अगला स्टेप आया जो इस स्कॉलरशिप के लिए था कि नॉमिनेशन। उस नॉमिनेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, वो मुझे प्रोफ़ेसर ने बाकायदा गाइड की कि अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपकी नॉमिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी सीवी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं कि सीवी कैसी हो आपकी। तो सीवी के लिए मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने गाइड किया और उन्होंने काफ़ी मेरी सीवी मेरे साथ बैठ के सेट भी की, मतलब काफ़ी हेल्प की मेरी सीवी को सेट करने में। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी प्रोफ़ेशनल बॉडीज़ की कोई मेंबरशिप्स हों, तो वो लाज़मी इसमें हों। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियर हूँ, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, तो ये इस तरह की चीज़ें आपने लाज़मी ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जर्नल के मेंबर हैं,
जिस तरह कि मैं मटेरियल साइंस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का भी एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। तो ये चीज़ें जो है आपकी सीवी की वर्थ बढ़ाती हैं। सेकंड चीज़ जो कि हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते सीवी के अंदर जब हम बना रहे होते हैं पाकिस्तानी स्पेशली, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, या आपने कोई ड्रामे ड्रामे में हिस्सा लिया, या आपने कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, उसके पर भी जो है काफ़ी ज़ोर दिया जाता है कि आपने वो भी ऐड करनी है। तो उन्होंने वो मुझसे ऐड करवाई। इसके अलावा उन्होंने मुझसे जो है जो ज़ोर दिया वो दिया कि आपकी पब्लिकेशन जो है वो एडमर हो, और उनका जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंट हो। यानी कि जो आपने अपनी पब्लिकेशन वगैरह शो करवाई हुई हैं तो वो कंसिस्टेंट मैनर में हो, आपका नाम हाईलाइटेड हो, ईयर मेंशन्ड हो, और उसका किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ हुआ है वो उसमें प्रॉपरली मेंशन हो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करवाई। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो थी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कि जो आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं वो भी उसमें प्रॉपरली मेंशन हो। तो अब आप अगर सीवी बना रहे हैं तो आपको यहाँ बैठे बैठे चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पता लग गई हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता लग गई कि आपके प्रोफेशनल बॉडीज़ की मेंबरशिप, जो भी आपकी फील्ड की प्रोफेशनल बॉडीज़ है उसकी मेंबरशिप आप लाजमी लें और अपनी सीवी के अंदर ऐड करें। सेकंड चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाजमी हिस्सा लें और उसको भी लाजमी अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। हेल्दी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि अगले बंदे को और अगली ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करे कि ये काफ़ी जो है एनर्जेटिक और सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में उलझा नहीं रहता बल्कि और भी चीज़ों में हिस्सा लेता है। तीसरी चीज़ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, और ये एकेडमिक के अलावा भी हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हो सकते हैं जो अवार्ड्स, वो सारे के सारे मेंशन करें। अगर एकेडमिक है तो एकेडमिक सेक्शन में मेंशन करें, और अगर कोई खेल में आप कुछ जीते हैं, अवार्ड्स जीते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप उसको मेंशन कर दें। और चौथी चीज़, आपकी फॉर्मेटिंग सीवी की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, और सारा चीज़ आपकी बड़ी अच्छे से क्लियरली उस पे डिस्क्राइब हुई होनी चाहिए। यहाँ तक तो सीवी की बात हो गई। सीवी के बाद थी आपकी रिकमेंडेशंस, कि आपने अगर मोस्टली जगह पे अगर अप्लाई किया है तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस में बताया कि मोस्टली दो आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, यानी कि दो आपको रेफरीज चाहिए होते हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं। आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट के वो टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जो बताते हैं कि ये जो है स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है, हमारे साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मतलब हार्ड वर्किंग है, जो भी मतलब आपके बारे में वो एक बताते हैं कि भाई किस तरह का हमने इसको पाया जब ये हमारे साथ काम कर रहा था। तो रिकमेंडेशन में उन्होंने मुझसे क्या किया, सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन फिलअप कर रहे थे तो वहाँ भी रिक्वायर्ड थे, तो वहाँ तो वो लिंक भेजते थे कि लिंक जाता था, तो उस लिंक के से थ्रू वहाँ वो आते थे, और फिर जो है वहाँ से वो अपनी रिकमेंडेशन जो है जो भी थी वहाँ ऑनलाइन फिल करते थे। लेकिन मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि उन्हें कहो कि आप मुझे डायरेक्ट ईमेल करके अपनी रिकमेंडेशन भेजें, यानी कि एक वर्ड पेज पे बनाई हुई है जो भी पीडीएफ उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो मुझे जो है डायरेक्ट अपनी ऑफिशियल ईमेल से मेरी ऑफिशियल ईमेल पे सेंड करें आपके बारे में रिकमेंडेशन। तो मैंने उनसे वो डायरेक्ट उनको रिकमेंडेशन सेंड करवाई। फिर बात आई नॉमिनेशन की फॉर्म भरने की। जब नॉमिनेशन का फॉर्म भरा तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की कि इसके रेफरीज ने मुझे क्या कहते हैं सारी रिकमेंडेशंस भेजी, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हुए थे। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव है, इसके अलावा काफ़ी सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ का भी मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, जब वो मुझे नॉमिनेट कर रहे थे, जो उसका फॉर्म था यूनिवर्सिटी का, जब उन्होंने फिलअप किया मुझे दिया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो आप देख लो, तो उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। तो ये एक बड़ा लर्निंग पॉइंट है मेरे लिए भी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सीवी वगैरह बना रहे हैं और ये चीज़ें हाईलाइट करना, क्योंकि ये
फिर आगे जो आपका फॉर्म वगैरह आपका सुपरवाइज़र अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए भी काफ़ी आसानी होती है। फिर अगली चीज़ थी कि वो नॉमिनेशन फॉर्म को जब फिलअप कर दिया, उसके बाद आपका पैनल का इंटरव्यू होता है। तो उसमें जो है पैनल का इंटरव्यू हुआ। पैनल के इंटरव्यू में तकरीबन 7 से 8 लोग बैठे हुए थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कोई भी मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं था। तो उसमें जो हुआ कि आपको छोटी-सी पीपीटी देनी थी, तो उसमें उन्होंने मुझसे जो है वो सवाल किए जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा करता है, ताकि वो ये जज कर सकें कि बंदा जो है सिर्फ टेक्निकल बात ही कर सकता है या नॉन टेक्निकल बंदों को भी अपना प्रोजेक्ट या अपनी बात को समझा सकता है। तो वो सारे उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। उसके इंटरव्यू के बाद, पैनल के इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया तकरीबन 1 वीक के बाद, तो 1 वीक के बाद जब मुझे सक्सेसफुल इंटरव्यू हुआ, तो फिर जो है मुझे फंडिंग लेटर आ गया। फंडिंग लेटर के साथ-साथ जब आपको फंडिंग लेटर आ जाता है, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई किया और यूँ तकरीबन हमारी बात स्टार्ट हुई थी जनवरी में प्रोफेसर से और 14 या 15 अप्रैल को मेरे पास फंडिंग लेटर था। उसके बाद ये आपका कैश वगैरह आपको सेंड करते हैं ताकि आप उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करें। तो ये मेरी टोटल जर्नी थी, ये स्टेप्स उसमें आए थे। यहाँ मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप आपने या फंडेड प्रोजेक्ट फाइंड कैसे करने हैं। फिर सुपरवाइज़र या प्रोफेसर को अप्रोच कैसे किया मैंने। फिर सीवी में क्या-क्या चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। इंटरव्यू में किस तरह से मतलब किस तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं बिफोर फाइनल इंटरव्यू किस तरह का था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये समराइज़ कर दी। एप्लीकेशन के बाद मुझे क्या-क्या चैलेंजेस आए, इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कि मुझे इस पूरी जर्नी में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।